मेरी मालकिन की बेटी हर रात कमरे में तेल और केला लेकर जाती थी और कुछ घंटों बाद जब कमरे से बाहर निकलती तो पसीने से लथपथ होती थी। वो ये काम सब लोगों से छुपकर करती थी, लेकिन मेरी नज़र तो उस पर पड़ी जाती थी क्योंकि उस वक्त मैं रसोई घर में काम कर रही होती थी। ये काम उसका रोज का था। मैं उसका ये राज जानने के लिए एक दिन उसके कमरे में छुप गई कि आखिर वो केल और तेला का करती क्या है। अभी उसको कमरे में आए हुए कुछ ही समय हुआ था, फिर मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरी सांसें ही रुक गई, क्योंकि वो तो मेरा नाम रूही है। मैं एक गरीब खानदान में पैदा हुई थी। मेरे माता पिता मजदूरी का काम करके 2 वक्त का खाना जुटाते थे। मैं अपने माता पिता की इकलौती लड़की थी। घर के हालात ठीक न होने की वजह से मेरे मम्मी पापा मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं करवा सके। जैसे तैसे हमारे दिन निकल रहे थे। मेरी उम्र 15 साल थी। मैं अपने माता पिता को ऐसे खेतों में दिन रात मेहनत करते देखती तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। इसी वजह से मैं भी उनके साथ काम करने चली जाती। ऐसे ही कुछ दिन बाद मेरे पापा की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो डॉक्टर ने हजारों का खर्चा बताया। अब हम लोगों के पास तो इतने रुपए भी नहीं थे, इसीलिए मेरी माँ जमींदार जी के पास गई, जिनके खेतों में हम लोग काम करते थे। उनके सामने अपनी झोली फैलाकर मदद मांगने लगी, लेकिन जमींदार ने इतने पैसे देने से मना कर दिया। हालांकि उनके लिए इतने पैसे देना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई मदद नहीं की। इसी वजह से मेरे पापा का इलाज नहीं हो पाया और वो हमें और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब हम लोगों का सहारा छीन चुका था, लेकिन जैसे तैसे मैंने और मेरी माँ ने खुद को संभाला और फिर से अपना जीवन यापन करने लगे। मेरी माँ और मैं खेतों में काम करके अपना पेट भरने लगे। मेरे मन में जमींदार जी के लिए बहुत गुस्सा भरा हुआ था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। एक दिन शहर से कुछ बड़े लोग आए, जिनका कोई पार्टी था। उन लोगों ने अच्छे अच्छे पकवान हम गरीबों में बांटे। हम तो ये भी नहीं जानते थे कि इतने अच्छे अच्छे पकवान भी होते हैं, लेकिन उन बड़े लोगों द्वारा दिए गए पकवान खाकर हम लोग उन्हें दुआएं देने लगे। कुछ दिन यूं ही निकले। फिर एक दिन मेरी माँ की अचानक से तबीयत खराब हुई और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मेरी माँ ही मेरी सहारा थी और अब वो भी मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। ऐसे में मुझे मेरे चाचा जी अपने पास ले गए। आखिर अपने अपने ही होते हैं और पराये पराये होते हैं। इसी चीज का फर्क मुझे अब समझ आ रहा था। मेरे चाचा अपने बच्चों को अच्छा खाना, अच्छे कपड़े देते थे और मुझसे अपने घर का सारा काम करवाते थे। अच्छे से बोलना तो दूर, मेरी तरफ देखते भी नहीं थे कि मेरी हालत कैसी है। खैर, मैंने इसे अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया। एक दिन मैं घर पर बर्तन साफ कर रही थी, तभी मेरे चाचा जी शहर से आए और मेरी चाची से कहा कि शहर के घरों में काम वाली की ज़रूरत है, क्यों ना हम रूही को वहाँ पर काम पे लगा दे। हमारे पास पैसे आते रहेंगे और रूही वहाँ पर काम करती रहेगी। मेरी चाची भी इस बात से खुश हो गई। खुश भी क्यों ना हो, आखिर बिना मेहनत पैसे जो आ रहे थे। दूसरे दिन मेरे चाचा अपने साथ मुझे शहर लेकर गए। वहाँ हम लोग एक बड़े से घर में गए, जहाँ पर एक औरत अपनी 2 बेटियों के साथ बैठी थी। चाचा ने उनसे नमस्ते किया और मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि आज से यहीं आपके यहाँ सारा काम करेगी। मैं इसे सुबह यहाँ छोड़ जाया करूँगा और शाम को ले जाया करूँगा। उस घर की मालकिन ने मेरी तरफ देखा और पूछने लगी कि मैं उनके घर का सारा काम कर सकती हूँ कि नहीं। मैंने बिना कुछ बोले हाँ में इशारा कर दिया। इतने बड़े घर का इतना सारा काम मुझ जैसी अकेली को करने में बहुत कठिनाई होने वाली थी, लेकिन मैं हाँ के अलावा कुछ भी नहीं बोल सकती थी, क्योंकि मेरे मन में चाचा जी का इतना खौफ जो था। अब उस मालकिन ने मुझे अपना सारा काम समझा दिया और मैं रसोई घर में काम करने लग गई। पूरा दिन काम करती और शाम को चाचा जी मुझे घर ले जाते। घर जाकर वही रूखी सूखी रोटी खाने को मिलती और गर्मी में ही सो जाती थी। दूसरे दिन फिर चाचा जी मुझे मालकिन के घर छोड़ जाते। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मालकिन के घर पर बहुत सारे मेहमान आए तो काम भी बहुत हो गया था। इसी वजह से मालकिन ने मुझे शाम को घर नहीं भेजा। उन्होंने मेरे चाचा से कहा कि जब तक हमारे यहाँ मेहमान हैं, आप रूही को यहीं पर रहने दो,
क्योंकि देर रात सब लोग खाना खाते हैं, जिसकी वजह से काम भी बढ़ जाता है। मेरे चाचा ने मुझे वहीं पर छोड़ दिया और खुद घर पर आ गए। मैं वहाँ पर देर रात तक काम करती रही और वहीं पर मालकिन ने मुझे रहने के लिए कमरा दे दिया। मुझे चाचा जी के घर से ज़्यादा अच्छा यहाँ लगता था, क्योंकि मुझे अच्छा खाना और पंखे वाले कमरे में रहने दिया जाता था। लेकिन जब भी मैं मालकिन को उनके बेटियों के साथ देखती तो मुझे मेरी माँ की याद आती थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। मेहमान तो चले गए, लेकिन मालकिन ने मुझे अपने घर नहीं भेजा। उन्होंने मेरे चाचा जी को साफ बोल दिया कि रूही अब यहाँ पर ही रहेगी। अब मालकिन और उनकी बेटियों के साथ मेरी अच्छी बनने लगी थी। त्योहार पर मालकिन मुझे नए कपड़े भी दिलाती थी। मालकिन की बेटी बहुत अच्छी थी, वो मुझसे घुल मिल गई थी। लेकिन उनकी बड़ी बेटी बहुत गुस्से वाली थी। वो मुझे एक नौकरानी ही बोलती थी और ठीक से बात भी नहीं करती थी। एक दिन मालकिन और उनकी बेटियों को 2 दिन के लिए किसी शादी के फंक्शन में बाहर जाना था, तो मालकिन ने मुझे अपना घर संभालने को बोला और कहा कि तुम यहाँ पर रहना और घर की अच्छी तरीके से देखभाल करना। अब इतने दिनों से मैं उनकी देखभाल कर रही थी, तो उन्हें मुझ पर विश्वास हो गया था। लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि इतने बड़े घर में मुझे भी अकेले रहने में डर लगता था। फिर मालकिन ने मेरे चाचा जी को वहाँ बुलाया, मेरे पास रहने के लिए बोला। चाचा जी तुरंत हाँ बोल दिए और मालकिन चली गई। अब मैंने अपना और चाचा जी का खाना बनाया और खाना खाकर सोने चले गए। रात को करीब 1 बजे मेरे चाचा जी उठकर कमरे का दरवाजा खोले और बाहर चले गए। दरवाजे की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई थी। पहले मैंने सोचा कि शायद वो पानी पीने रसोई घर में गए होंगे, लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद भी वो वापस नहीं आए। तो मैं भी बाहर देखने के लिए चली आई कि आखिर वो कहाँ हैं। मेरे इधर उधर देखने के बाद मुझे मालकिन के कमरे से आवाज़ सुनाई दी। मैंने जैसे उनके कमरे में झांक कर देखा तो वहाँ पर मेरे चाचा जी मालकिन की अलमारी से कुछ तलाश कर रहे थे। मैंने पूछा क्या ढूंढ रहे हो चाचा जी? तो वो एकदम घबरा गए। उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस यूं ही देख रहा था कि यह अलमारी कितनी अच्छी है। मुझे समझ आ गया था कि चाचा जी यहाँ चोरी की फिराक में हैं। इतना बड़ा घर और इतने अमीर लोगों के घर में खुद को अकेला पाकर कुछ लोगों के मन में पाप जागी जाता है। तो फिर मेरे चाचा जी तो ऐसी छोटी मोटी चोरियां गांव में करते ही रहते थे। लेकिन मुझे डर था कि मेरे चाचा जी यहाँ पर कोई गड़बड़ ना करे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मालकिन का विश्वास टूटे। खैर मैंने चाचा पर हर समय नज़र रखनी शुरू कर दी। एक पल के लिए भी मैं उनको अकेला नहीं छोड़ती थी। रात को भी गहरी नींद में नहीं सोती थी। ऐसे ही 2 दिन निकल गए और मालकिन और उनकी बेटियां वापस आ गए। उनके आने के बाद चाचा जी भी वापस चले गए। मालकिन मेरे लिए कुछ कपड़े लेकर आई थी, जिनको पाकर मैं बहुत खुश थी। एक रात मैं किचन में काम कर रही थी, तभी मैंने मालकिन की छोटी बेटी रिया को अपने कमरे में तेल और केला लेकर जाते देखा। वो ऐसे चोरों की तरह नजर चुराकर कमरे में जा रही थी, मानो उन्हें कोई देख ना ले। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि आखिर ये रिया केले और तेल का क्या करेगी। दरअसल मालकिन के पति कुछ समय पहले गुजर गए थे, तभी से वो अपनी दोनों बेटियों के साथ अकेली रहती थी। जमीन जायदाद होने की वजह से अच्छे दिन थे। मैंने रिया की हरकत को इतना गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि मुझे लगा कि पढ़ाई करने वाली लड़की है, कुछ करती होगी। आए दिन रिया की सहेलियां घर पर आती थी और ऐसा मिलकर कुछ न कुछ प्रैक्टिकल करती थी। एक दिन मैंने रिया से पूछ लिया कि रिया, आप सब लड़कियां मिलकर क्या करती हैं? तो उन्होंने बताया था कि हम लोग विज्ञान की पढ़ाई करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रैक्टिकल करते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं कभी स्कूल नहीं गई थी, तो मुझे कैसे पता होगा पढ़ाई के बारे में। बस इसी वजह से मैं रिया को उस केले और तेल वाली बात को नज़रअंदाज कर गई। मैं सब लोगों का खाना खिलाकर बर्तन साफ करती और रसोई घर को साफ करती थी। इसी बीच रिया रोजाना फ्रिज से केला निकालती और एक कटोरी में तेल डालती और अपने कमरे में लेकर चली जाती। अब तो ये रोज का काम हो गया था। मेरा कमरा रिया के सामने ही था। देर रात को रिया कमरे से बाहर आती और अपने हाथ धोती। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ होता था। कभी कभी मैं जाग रही होती थी
तो ये सब दिख जाता था, वरना रोजाना मैं रिया को बाहर आते नहीं देखती थी, क्योंकि जब तक वो आती मेरी आंख लग जाती थी। अब तो मुझे ये सब पढ़ाई का मामला नहीं बल्कि कुछ और लगने लगा था, क्योंकि अगर पढ़ाई के लिए या अपने प्रैक्टिकल के लिए रिया केला और तेल लेकर जाती तो ऐसे छुप कर क्यों जाती और रोज ये सब क्यों करती थी। मेरे दिमाग में दिन रात सिर्फ यही बातें दौड़ती थी कि आखिर रिया अपने कमरे में करती क्या है। मैंने इस बारे में मालकिन से बात करने की सोची। एक दिन मैं मालकिन के कमरे में गई तो वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। फिर मैं बिना कुछ बोले वहां से आ गई। उसके बाद मैंने सोचा कि कहीं रिया कुछ और ही ना कर रही हो और मैं बिना वजह मालकिन को बताकर घर में तमाशा खड़ा कर दूं तो ये अच्छा नहीं होगा। इसी वजह से मैं इस बात को वहीं छोड़ दी और ध्यान देना बंद कर दी। ऐसे ही एक दिन मुझे नींद आ रही थी। मैं अपनी माँ की यादों में खोई हुई थी। तभी रिया अपने कमरे से बाहर निकली तो उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कमरे से बाहर निकलकर रिया के पास जाकर पूछा कि रिया आप क्यों रो रही हैं। तभी रिया ने बात बदलते हुए कहा कि कुछ नहीं हुआ है, बस तुम सो जाओ। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चली गई। मुझे इसी फिक्र में पूरी रात नींद नहीं आई थी। आखिर क्या बात हो गई कि हमेशा हंसने वाली रिया इतनी रात को अपने कमरे से रोते हुए निकली। बस अब पूरा दिन मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात रहती कि वो केला और तेल कमरे में लेकर जाना, फिर आधी रात को बाहर आकर हाथों का धोना और पूरा शरीर पसीने से भरा हुआ होना और फिर एक रात ऐसे रोते हुए निकलना। और सबसे बड़ी बात की उनका ये सब काम छुपकर करना। अब तो मुझे रिया पर शक होने लगा था कि वो कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही है। अगले दिन रिया अपने कॉलेज चली गई और मालकिन की बड़ी बेटी अपने कोचिंग। जब मैं मालकिन को चाय देने गई तभी मौका पाकर रिया के कमरे में जाकर देखने का सोचा। जब दोपहर में मालकिन सो गई तो मैं रिया के कमरे में गई, लेकिन कमरे में कुछ भी ऐसा नहीं था। सब सामान अच्छे से पड़ा था। मैं बाहर आ गई और सोचने लगी कि आखिर माजरा क्या है। तभी रिया और उनकी बड़ी बहन आ गए। मैंने उन दोनों के लिए खाना लगाया, लेकिन रिया ने खाना खाने से मना कर दिया। वह सुबह भी नाश्ता करके नहीं गई थी। मैंने बहुत बार बोला कि प्लीज रिया खाना खा लो, लेकिन वो एकदम से मुझ पर चिढ़ गई। फिर मैंने कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद मैंने रिया से सब कुछ पूछने का सोचा, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि अगर मैंने पूछा और वो गुस्सा हो गई तो। मुझे रिया की बहुत फिक्र हो रही थी, क्योंकि जब से मैं यहाँ काम करने के लिए आई थी वो मुझे कभी भी एहसास नहीं होने देती थी कि मैं एक नौकरानी हूँ और मेरे लिए उसने कोई भी चीज़ मेरे चाचा से बढ़कर किया था। कुछ देर बाद मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं आज रात रिया के कमरे में छुपकर बैठ जाऊं और देखूं कि आखिर होता क्या है। फिर मैंने रात को सब लोगों को खाना खिलाया और खुद भी जल्दी जल्दी खाकर रिया के कमरे में छुप गई। मैं उस समय छिपी जिस टाइम रिया रसोई घर में केले और तेल लेने आई थी। मैंने देखा कि रिया अपने कमरे में आई और कमरे के पीछे का दरवाजा खोली। मैं सोचने लगी कि उस दिन जब मैंने रिया का कमरा देखा था तो मुझे दरवाजा नहीं दिखाई दिया था। शायद दिखाई न देने की वजह ये थी कि उसके आगे पर्दा लगा हुआ था। उसके बाद मैंने देखा कि रिया उस दरवाजे से एक आदमी को अंदर लेकर आती है और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। तभी अचानक से मेरी हाथ की चैन जो मेरी माँ ने एक बार मेले से लाकर मुझे दी थी वो निकलकर नीचे गिर गई। उसकी आवाज से रिया को वहम हुआ कि कोई और भी उसके कमरे में है। उसने उठकर सब जगह देखा तो एक कोने में मुझे खड़ा पाया। रिया मुझे देखकर घबरा गई और गुस्से से मेरी तरफ देखकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो और वो भी ऐसे छुपी हुई क्या कर रही हो। मैं भी उसके इस गुस्से के आगे डर गई थी। फिर मैंने कहा कि मुझे माफ करना रिया, मैं यहाँ कोई गलत इरादे से नहीं छिपी थी। वो मुझे आपकी फिक्र हो रही थी, क्योंकि आजकल आप ना तो अच्छे से खाती हैं और उस दिन आप अपने कमरे से रोती हुई भी निकली थी ना। उसके बाद रिया ने मुझे सब कुछ बताया कि वो कुछ गलत नहीं करती है जबकि भला ही करती है। उसने उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मेरे दादा हैं। मेरे पापा के मौत के बाद मेरी माँ ने इन्हें घर से निकाल दिया था। तब से ये एक मंदिर में रहते थे,
लेकिन मुझसे ये सब देखा नहीं गया। मैंने इस बारे में माँ से बात करने की कोशिश की, तब उन्होंने मुझे डांट दिया था। उसके बाद मैंने एक प्लान बनाया और रात में दादाजी को अपने कमरे में ले आती थी और सुबह उस दूसरे दरवाजे से वापस भेज देती हूँ। मैंने रिया से पूछा कि फिर वो केला और तेल। तभी रिया कहने लगी कि मेरे दादाजी का लीवर कमजोर है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा खाना पचा नहीं पाते। इसी वजह से वो एक टाइम ही खाना खाते हैं। रोज सुबह कॉलेज जाते टाइम मैं इन्हें खाना दे आती थी और रात को ये खाना नहीं खाते थे। इसीलिए मैंने इनको फ्रूट खिलाना शुरू किया और केला इनका पसंदीदा होने की वजह से रोज रात को मैं इनके लिए केला लाने लगी। माँ को और दीदी को पता ना चले, इसी वजह से मैं यह सब छिपकर करती हूँ। और मेरे दादाजी के घुटनों में दर्द बहुत रहता है, इसीलिए मैंने तेल लाना शुरू कर दिया ताकि उनके घुटनों की मालिश हो सके। ज़्यादा देर मालिश करने की वजह से मैं पसीने से भीग जाती थी, तभी तेल लगी हाथ बाहर धोने जाती थी। फिर रिया ने कहा कि उस दिन मेरे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी और मैं मजबूर थी अपनी माँ के आगे। इसी वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। रिया की इन सभी बातों को सुनकर अब मेरा सारा वहम निकल चुका था। मैं बिना कुछ बोले अपने कमरे में आ गई। मैं बार बार मालकिन को कोस रही थी, कोई इतनी निर्दयी कैसे हो सकता है। एक बीमार पड़े पिता समान ससुर को घर से निकाल दिया। लेकिन मन ही मन रिया पर गर्व हो रहा था कि आज के समय में इतना अच्छा दिल बहुत कम लोगों का होता है और वो दिल रिया के पास था। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, बुजुर्ग लोगों को बिना सोचे समझे घर से निकाल देते हैं। अभी मुझे सब समझ आ गया था कि जिस पर जो तकलीफ गुजरता है वो तकलीफ सिर्फ वही समझ सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।